रात का वक्त था। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती। हवा पेड़ों की डालियों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के बारे में आज भी लोग कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी चीखने की। गांव का हर बच्चा और बूढ़ा उस पेड़ का नाम सुनते ही सहम जाता था। उस रात अजय और मोहन अपने चाचा के पास चारपाई पर बैठे थे। लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी और वातावरण में सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। चाचा, यह लोग उस बरगद के पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? वहाँ क्या हुआ था? क्या सच में कोई भूत है वहाँ? हाँ चाचा, हमें पूरी बात बताइए। हम तो हमेशा गांव वालों को कहते सुनते हैं कि उस पेड़ से दूर रहो, लेकिन आखिर क्यों? तुम दोनों जानना चाहते हो कि गांव वाले उस बरगद के पेड़ से क्यों डरते हैं? चाचा, हमें डर तो लग रहा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हम सब सुन लेंगे। हाँ चाचा, जल्दी बताइए। हमें भी जानना है कि आखिर बरगद के पेड़ के पास क्या हुआ था। ये बात इतनी आसान नहीं है बेटा। इस पेड़ की जड़ों में एक ऐसा राज दबा है जिसे सुनते ही किसी की भी रूह कांप जाए। देखो, गांव की जमीन पर बहुत सारी कहानियां चलती हैं। कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ सच। लेकिन इस बरगद की कहानी ये अफवाह नहीं है। इसे मैंने अपने बड़ों से सुना है और उस डर को उनकी आंखों में देखा भी है। लोग कहते हैं बरगद की डालियां रात में हवा से नहीं हिलती, बल्कि किसी और शक्ति के असर से कांपती है। अगर देर रात कोई उस ओर निकल जाए तो कानों में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती है। तुम सोच रहे होगे यह सब बातें डराने के लिए है, पर याद रखना बेटा, अंधेरे में कही गई हर दास्तान झूठ नहीं होती। बहुत साल पहले इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, किशन और रघु। उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन एक रात उन्होंने वो गलती की जिसने उनकी किस्मत को बदल दिया और हमारे गांव को यह खौफनाक दाग दे दिया। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारी विरासत का डर है। आधी रात का वक्त था। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। किशन रात में अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी राधा उसे रात में बाहर जाने से रोक रही थी। सुनिए जी, इतनी रात को खेत जाना जरूरी है क्या? कितना अंधेरा है बाहर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राधा, पानी अभी छोड़ा है नहर से। अगर आज खेत नहीं सींचा तो फसल को नुकसान हो जाएगा। मैं जरा देख आऊं। आप अकेले मत जाइए, रात का वक्त ठीक नहीं होता। कम से कम सुबह का इंतजार कर लेते। मैं अकेला नहीं जा रहा, रघु भी साथ है। हम दोनों जल्दी जाकर पानी छोड़ आएंगे। तू चिंता मत कर राधा, खेत की माटी बुला रही है, उसे मना नहीं कर सकते। जल्दी लौट आएंगे। रघु भैया साथ होंगे तो थोड़ा मन को तसल्ली है। फिर भी आप दोनों जरा संभल कर रहिएगा। कुछ भी अजीब लगे तो लौट आइएगा, जिद मत कीजिएगा। एक बात कहूं जी, बस अपनी सलामती का ख्याल रखिएगा। आप सही सलामत लौट आइए, यही काफी है मेरे लिए। इतना कहकर किशन अपने घर से निकल गया।
आधी रात में दोनों अपने खेतों की ओर चले जा रहे थे। रात का आखिरी पहर चल रहा था। उन दोनों ने जानवरों से बचने के लिए आग जला ली थी। वह दोनों उस बरगद के पेड़ से ज्यादा दूर नहीं थे। अचानक उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह चीख दिल दहला देने वाली थी। दोनों दोस्त बहुत बुरी तरह से डर गए थे। किशन, तूने सुना यह कैसी दिल दहला देने वाली चीख थी? किशन, जो अपने शरीर से लंबा तगड़ा था, वह भी चौंक कर बोला, हाँ सुनी मैंने भी, पर ये कैसी आवाज थी? मेरा तो खून जम गया। मुझे लग रहा है हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। इस अंधेरे और सन्नाटे में ऐसे आवाजें आना अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन रघु, तूने ध्यान से सुना? यह सिर्फ चीख नहीं थी, इसमें मदद की पुकार भी थी। कोई तो है जो हमें पुकार रहा है। शायद कोई मुसीबत में फंसा है। हमें इंसानियत के नाते देखना ही पड़ेगा। ना, बिल्कुल नहीं। रात का वक्त है और तू जानता है इस समय खेतों और जंगलों में जाने कितनी आफतें घूमती हैं। कौन जाने वहां कोई जानवर हो, कोई लुटेरा हो या कुछ और। हम क्यों बेवजह अपने सिर मुसीबत डालें? हमें फौरन गांव लौट जाना चाहिए। तभी अचानक फिर से उस बरगद के पेड़ के पास से बचाव बचाव और रोने की आवाज गूंजने लगी। यह सब सुनकर दोनों घबरा गए। अचानक से मन में कुछ सोचकर कृष्ण ने वहीं पड़ी लाठी उठा ली और बरगद के पेड़ की ओर चल दिया। पगला गया है क्या तू? यह आवाज इंसान जैसी तो है, लेकिन लगती नहीं। इसमें कुछ अनजाना सा डर छुपा है। यह कोई साधारण मदद की पुकार नहीं है, बल्कि मुझे लगता है जैसे कोई हमें फंसाने के लिए जानबूझकर पुकार रहा हो। मैं कसम खाता हूं, यह इंसान की चीख नहीं लग रही। यह कुछ और है, कुछ बहुत भयानक। रघु, सोच जरा, अगर वहां सच में कोई फंसा है और हम डर के मारे भाग गए तो कल अगर किसी की लाश मिली तो क्या लोग हमें माफ करेंगे? सब कहेंगे कि हम पास होकर भी मदद नहीं कर पाए। मैं तो इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। मैं देखे बिना नहीं रुक सकता। डरपोक मत बन। डर से भागना आसान है, लेकिन हिम्मत दिखाना मुश्किल। अगर वहां कोई अनहोनी भी है तो सामना करना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, तू चाहे तो यहीं खड़ा रहे, लेकिन मैं किसी की मदद की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। किशन के ऐसी बातों से रघु चुप हो गया और किशन भागते हुए कुछ ही पलों में उस भयानक जंगल में घुस गया। हे भगवान, यह लड़का तो मानने को तैयार ही नहीं। अब अकेला यहां अंधेरे में कैसे रुकूं? कहीं सच में कुछ निकला तो? मजबूरन मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ेगा, वरना सुबह लोग कहेंगे कि मैंने अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों जंगल के बीचों बीच खड़े थे। रात के अंधेरे में वह दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। किशन और रघु चीख की दिशा में भागने लगे। वह दोनों थोड़ी ही दूर गए थे, तभी सामने से तेजी से कोई भागता हुआ आया और किशन से टकरा गया। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वह किशन से लिपट सी गई और डरते हुए कह रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं अकेली हूँ, कोई मेरी मदद करो। इतना कहकर वह किशन की बाहों में ही बेहोश हो गई। किशन उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। फिर रघु से बोला,
रघु, यह देख, यह औरत डर से थर थर कांप रही थी और मेरी बाहों में ही बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये बड़ी मुसीबत में है। किशन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह सब बहुत अजीब है। आधी रात को अकेली औरत, वो भी इस सुनसान जंगल में। तू नहीं समझ रहा, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसकी हालत देख, प्यास और डर से बिल्कुल टूटी हुई लग रही है। तू जल्दी से पानी ले आ, इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। मेरा भी मन नहीं कर रहा यहां से हिलने का, पर तू इतना जिद कर रहा है तो जा रहा हूं। लेकिन याद रख, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार तू होगा। रघु पानी लेने वहां से चल पड़ा। पेड़ से थोड़े ही दूर पर एक कुआं भी था। रघु जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अचानक पेड़ के पास से बहुत सारे घुंघरू की आवाज आने लगी। अचानक रघु के कानों में किशन की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रघु तेजी से दौड़ते हुए किशन के पास पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बेहद खौफनाक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी और नीचे किशन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। और देखते ही देखते उसे भयानक दिखने वाली चुड़ैल ने किशन की मृत पड़ी लाश को खाना शुरू कर दिया। रघु के वहां भागने से पहले ही चुड़ैल ने उसे भी घेर लिया। अचानक वह काली चमड़ी वाली चुड़ैल उड़ती हुई जाकर रघु के सीने पर बैठ गई और रघु की दिल दहला देने वाली चीख उस रात के सन्नाटे को छेड़ गई। अगले दिन से रघु और किशन के लापता होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, यह मामला बहुत गंभीर है। आधी रात में जो चीख सुनाई दी थी वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। लोग कह रहे हैं कि वह इंसान की चीख नहीं थी बल्कि किसी परछाई की। रघु और किशन दोनों जवान लड़के थे। ऐसे अचानक गायब हो जाना, इसका मतलब है कि उस बरगद के पेड़ के पास कोई अनहोनी जरूर हुई है। हाँ दादा, मैं भी यही सोचकर रात भर सो नहीं पाया। दोनों लड़कों का गायब हो जाना सिर्फ परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की चिंता है। औरतें अब बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही। मवेशी चराने वाले भी डर के मारे खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो गांव का हाल और बिगड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यह वही पुरानी दास्तान सच हो गई है। बुजुर्गों ने कहा था ना, उस बरगद के नीचे कोई काली शक्ति रहती है। कई साल पहले भी एक चरवाहा वहीं से गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल उसी जगह बंधी हुई है और मौका मिलते ही इंसानों पर टूट पड़ती है। बिल्कुल, मैं उस दास्तान को नहीं भूल सकता, लेकिन डर के आगे हार मान लेना भी ठीक नहीं। मैंने काशी से एक पंडित बुलाया है। कहते हैं उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वे भूत और भविष्य दोनों में जाकर देख सकते हैं कि असल में हुआ क्या है। अगर किसी बुरी आत्मा का खेल है तो वे ही इसका हल बताएंगे। मैंने पंडिता जी की विद्या देखी है दादा। मैंने उन्हें बुलाने में देर नहीं की। आज रात वे गांव पहुंचेंगे, तभी असलियत का पर्दा उठेगा। रघु और किशन का राज और उस बरगद की परछाई में छुपा हुआ डर सब सामने आ जाएगा। अगर यह सच है तो अब हमारी आखिरी उम्मीद वही पंडित है। लेकिन एक बात कहूं, आप भी जानते हैं कि साधारण मंत्र तंत्र से यह चुड़ैल नहीं मानने वाली।
उस पंडित के पास सचमुच की शक्ति होनी चाहिए, वरना हम सबके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तभी सभी गांव वालों के कानों में पंडित की आवाज टकराई। डरो मत, मैं आ गया हूं। तुम्हारे गांव पर जो साया मंडरा रहा है उसे अब और देर तक छुपने का मौका नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं तुम सब डरे हुए हो, लेकिन सच जानना आसान नहीं होगा। वह बरगद का पेड़ सिर्फ साधारण पेड़ नहीं है, उसकी जड़ों में पुरानी आत्माएं बांधी गई हैं, और जब भी कोई वहां से गुजरता है वह चुड़ैल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि खोजने लगती है। रघु और किशन का गायब होना साधारण घटना नहीं, यह उस शक्ति का पहला संकेत है कि वह फिर से जाग उठी है। अब समय आ गया है कि उसका सामना किया जाए। आज रात मैं उस बरगद के पेड़ के पास अनुष्ठान करूंगा, लेकिन याद रखना, मंत्र और अग्नि से घिरी मेरी रेखा में कोई बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कैसी भी चीख क्यों ना सुनाई दे, वरना उसका असर पूरे गांव पर होगा। इसके बाद सभी गांव वाले पंडित के साथ उसे पेड़ के पास आ गए। सारा गांव पंडित जी के पीछे पीछे बरगद के पेड़ तक पहुंचा। अंधेरे में हवा ऐसी बह रही थी मानो किसी ने रोते हुए सिसकारियां भरी हों। पेड़ के चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। पत्तियां हिल भी नहीं रही थीं, पर लोगों को साफ सुनाई दे रहा था कि पेड़ की जड़ों के नीचे से किसी के कराने की आवाज आ रही है। सुनो गांव वालों, मैंने सब देख लिया है। यह औरत कोई बेगुनाह नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक चुड़ैल थी। यह अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए लोगों की बलि दिया करती थी। रात के अंधेरे में मासूमों की जान लेकर अपने चेहरे पर तिलक लगाती थी। इसने अमर रहने और सौंदर्य बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था। तभी इसकी शक्ति बढ़ती गई और यह और भी भयानक बनती चली गई। लेकिन जब गांव के लोगों को इसका सच पता चला तो सबने मिलकर इसे रोकने का निश्चय किया। लोगों ने इसे पकड़कर इसी बरगद के पेड़ से बांध दिया और आग के हवाले कर दिया। उसी दिन इसकी देह तो जल गई, पर आत्मा इस पेड़ से चिपक गई। यही कारण है कि यह बरगद अब इसकी कैद भी है और इसकी शक्ति का स्रोत भी। जब जब कोई यहाँ आता है, यह उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर अग्नि की रेखा खींच दी। लोग उसके भीतर खड़े थे, लेकिन उनके पैरों तले जमीन कांप रही थी। त्र्यंबकम यजामहेम, त्र्यंबकम यजामहेम। अचानक बरगद की जटाओं के बीच से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। उस धुएं के बीच से वही औरत जैसी परछाई निकली जो पिछली रात किशन की बाहों में गिरी थी, पर इस बार उसका रूप अलग था। चेहरा विकृत, आंखें सफेद और आवाज ऐसी जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ चीख रही हों। यही है वह शक्ति, यही है वो श्राप जिसने तुम्हारे गांव को जकड़ रखा है। आज इसका अंत होगा। यही वह है जिसने रघु और किशन को निगला है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह पेड़ मेरा है, यह जमीन मेरी है। जो भी इस बरगद के पास आएगा उसका खून मेरी शक्ति बनेगा। मैं सबकी आत्माएं निगल जाऊंगी। हर इंसान मेरी बलि बनेगा। मैं बार बार लौटूंगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा समय खत्म हो चुका है। निर्दोषों का खून पीकर तू अब और नहीं बचेगी। चुड़ैल पंडित पर टूटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार पंडित पीछे नहीं हटे। उन्होंने झटके से उसका काला हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल तड़प उठी और जमीन पर गिरकर चीखने लगी। सब लोग जल्दी से लकड़ियां लाओ और आग लगाओ।
फिर एक एक करके सबने चारों ओर से लकड़ियां खींचकर आग की लपटें उस पर डाल दी। तुझे क्या लगता है पंडित कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मुझे खत्म कर पाना मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर में चुड़ैल का पूरा शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया। गांव वाले कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरों पर डर की जगह राहत थी। बरगद की जड़ों के नीचे अब भी एक ऐसा रहस्य दफन है जो सही समय आने पर फिर बाहर निकलेगा। लपटें तो बुझ गई, मगर हवाओं में अब भी उसकी चीख गूंजती है।